बैक टू योर सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड उनको कवर कर रहे हैं और आज उसी की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं अफ्रीकन यूनियन एंड इंडिया के रिलेशंस कवर करने के लिए। सो यहाँ पर हम अफ्रीकन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियंस रिलेशन, क्योंकि हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव में उनकी स्टडी करनी है। सो इन दोनों के बीच के रिलेशंस भी देखेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो एंड सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। What is African Union? So African Union is a continental body, ये continental organization है consisting of 55 member countries of African continent। लाइक हमारा एक EU है, हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या है कि जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका एक यूनियन है। सेम उसी टाइप का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ आती है उनका एक यूनियन बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। सो ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसका आइडिया तो बहुत ही पहले से चल रहा था, लाइक 1963 से इसका आइडिया चल रहा था। अफ्रीकन यूनिटी फॉर्म करी गई थी उस टाइम पे। 1963 के टाइम पे एक अफ्रीकन यूनिटी फॉर्म करा गया था, इसलिए प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन अफ्रीकन स्टेट्स। जो भी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन प्रमोट करने के लिए। और उस टाइम पर जो इसके मेंबर्स थे वो ओनली 32 थे एंड एट प्रेजेंट इसके मेंबर्स 55 हैं। और यहाँ पर क्या करा गया था कि 1980 में लोगोस प्लान लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगोस प्लान एक लाइक अफ्रीका जैसे कंट्री के लिए, अफ्रीकन यूनियन जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज लोगोस प्लान में क्या कहा गया था कि जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपना रिलायंस वेस्ट से हटाकर इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड को प्रमोट करेंगे। लाइक जो भी वेस्ट था उस टाइम पे, ये यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर ये सारी कंट्रीज़ जो है वो सब उन सब से दूर हटकर इन क्या करेंगे, अपना इंट्रा अफ्रीका के अंदर ट्रेड को प्रमोट करेंगे, बाहर उतना ट्रेड नहीं करेंगे। इन 2002 क्या होता है कि ये जो अफ्रीकन यूनिटी है इसको सक्सीड करा जाता है, अफ्रीकन यूनियन बनाया जाता है यहाँ से इसके बाद से। और इसको ऐसा एक गोल के तरीके से रखा जाता है कि इसका गोल क्या होगा या फिर इसके एम क्या होंगे। तो इसका एम बताया गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि क्या है कि ये कंट्रीज़ जो थी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी। मीन्स इनको जो इंडिपेंडेंस मिला था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिला था। तो इन सबको अपना डेवलपमेंट करना था, अपने को आगे लेके जाना था, एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनाना था। सिटीजन्स के सारे के सारे जो भी राइट्स होते हैं वो सारे देने चाहिए थे। तो इन्होंने क्या सोचा, हम एक यूनिटी बनाते हैं और कॉपरेशन के साथ चलते हैं सो हम एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। वरना क्या है कि अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे देश हैं, 55 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। सो इन सब में अगर ये चीज़ बन जाती कि एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते, ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते तो ये कभी भी डेवलप नहीं हो पाते। बट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जिसे हम बोल सकते हैं एक डेवलपिंग पोल जिसे हम बोल सकते हैं वो बन चुका है अफ्रीका, बिकॉज ऑफ दिस अफ्रीकन यूनियन। सो फिर क्या है, ये कुछ जो 55 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन के उनके फ्लैग्स हैं और वो कंट्रीज़ हैं। एक बार आप इनको देख लीजिएगा ध्यान से, वैसे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट या इथियोपिया टाइप के कंट्रीज़ जो हैं, ये इथियोपिया सबसे ज़्यादा आगे है एंड इथियोपिया में ही फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम बोल सकते हैं एडिडास करके एक जगह है। सो वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है अफ्रीकन यूनियन का, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अचीवमेंट्स देख लेते हैं हम अफ्रीकन यूनियन के, लाइक क्या क्या उसके अचीवमेंट्स रहे हैं 20 ईयर्स में, बिकॉज 20 ईयर्स लगभग हो गए हैं, 21 ईयर्स अफ्रीकन यूनियन के बने हुए। सो इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। सो जो सबसे पहला अचीवमेंट है उसका, इन 2018 AFCT एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल कस्टम यूनियंस। अब देखिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जो फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बहुत ही कम कंट्रीज़ कर पा रही हैं आपस में, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस कर पा रहे हैं आपस में। लाइक हमने पढ़ा था नाफ्टा के बारे में, फिर हमने पढ़ा था साफ्टा के बारे में, जैसे ये सब ऑर्गेनाइजेशन थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले। सेम उसी तरीके से 2018 में अफ्रीका ने भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया आपस में इन अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज़ ने। वर्क्स इन टैरिफ रिडक्शन, ये क्या करता है, इसका आफ्टा का क्या काम है, ये टैरिफ रिडक्शन करता है, यानी कि कोई भी सामान इनको आपस में ट्रेड वगैरह करने हैं तो उसमें उसके टैरिफ में रिडक्शन हो जाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड विल इंक्रीज ट्रेड। देखिए जब
टैरिफ वगैरह कम होंगे, आपस में टैक्सेस कम लगेंगे, तो क्या होगा कि ट्रेड इंक्रीज होगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे और जॉब्स क्रिएट होंगे, आफ्टर दैट अफ्रीकाज ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बेटर होगा, इम्प्रूव इन सोशल वेलफेयर हो सकेगा लोगों का, ये सारी चीज़ें बेटरमेंट होगी इन सब में। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब कहीं पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट वगैरह में। सो नेक्स्ट चीज़ जो आती है डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स। डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए अचीवमेंट्स भी है, लाइक जो EU का बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर जो है जिसे हम बोलते हैं चाइना है वो। सो चाइना के साथ उसने एक परमानेंट मिशन ज्वाइन करा हुआ है, वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करा हुआ है उसने, एक परमानेंट मिशन इस्टेब्लिश करा हुआ है चाइना के साथ, जिसमें क्या कि इकोनॉमिक कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज बनाए हुए हैं अफ्रीका ने चाइना से, सो दैट इनका एक अच्छा कनेक्शन रह सके। यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्लोबल प्रोफाइल है अफ्रीका की वो बढ़ेगी और वो 1 to 1 वर्ल्ड अफेयर्स में स्पीक कर सकेगा, बोल सकेगा, अपनी बातें रख सकेगा। नेक्स्ट है वुमेन्स इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए जो भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी, बिकॉज यहाँ पर वुमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो अफ्रीकन यूनियन ने क्या करा कि उसने एक डिकेड को अनाउंस कर दिया एज अ डिकेड ऑफ वुमेन्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। ये 2020 से अफ्रीका का एक डिकेड चल रहा है, समझ लीजिए अफ्रीकन यूनियन का एक डिकेड चल रहा है, 10 ईयर्स जिसे हम बोल सकते हैं। 10 ईयर्स का एक कॉन्टिनेंटल डिक्लेरेशन उसने करा हुआ है कि इतने में हम क्या करेंगे, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे एंड उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेंगे। क्योंकि देखिए जहाँ पर जेंडर, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि हमारे डेवलपमेंट में एक एक हर्डल टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है एट इंटरनेशनल लेवल, सो ये इंपॉर्टेंट है कि वुमेन की कंडीशन भी बेटर हो। आफ्टर दैट हम इसके चैलेंजेस देख लेते हैं कि अफ्रीकन यूनियन की क्या क्या चैलेंजेस हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड ऑन पावर। देखिए इन्होंने क्या करा कि एक अच्छा यूनियन बना लिया, सारी चीज़ें चल रही है, बट यहाँ पर क्या है कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इन्होंने प्रॉपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ दिनों पे मिलिट्री कूप्स जो हैं वो लाइक अटैक करते रहते हैं। क्या होता है कि 2013 से अभी तक का 32 कूप्स ने यहाँ अटैक कर चुका है, और अभी 2020 से इस टाइम तक 2023 तक 5 अटेम्प्ट उनके सक्सेस भी हो चुके हैं, 7 में से 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, जिसमें से 5 उनके सक्सेसफुल हो गए हैं। सो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें चल रही हैं इनकी, इसको रोकना चाहिए, बिकॉज कुछ कंट्रीज़ भी हैं इनकी लाइक बुर्किना फासो, गुआना, ये सब क्या है, वायलेंटली सप्रेस कर रहे हैं जो भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स हैं उनको, जो जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, उनको सप्रेस कर रहे हैं। सो अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, सो ये क्या फैला रहे हैं कि हम बोलते हैं ना कि अगर किसी तालाब की एक मछली गंदी है तो हम बोल देते हैं कि पूरा पूरा तालाब गंदा है। सेम वही चीज़ें हो रही है कि कंट्रीज तो कुछ हैं जो ऐसा कर रही हैं कि डेमोक्रेसी को बढ़ने नहीं दे रही हैं, बट क्या होता है कि उसे पूरी अफ्रीकन यूनियन पे पूरे सवाल उठते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि इन अपना जो स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। सो फिर क्या हो जाता है, इन लोगों में डिसरिगार्ड फॉर रूल ऑफ लॉ, इनमें रूल ऑफ लॉ की भी कमी है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है कोई, या फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट नहीं है, और क्रैकिंग डाउन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, फिर क्या होता है कि वो भी सही नहीं है। एंड साइलेंसिंग ऑफ मीडिया एक बहुत बड़ा जिसे हम बोल सकते हैं बहुत गलत चीज़ हो रहा है, क्योंकि मीडिया जो होता है वो एक तरीके से उसको माना जाता है कि वो सही रास्ता दिखाता है अपनी गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को बेटरमेंट के लिए, अपनी कंट्री के, अपने सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि कोई बोल देते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए है मीडिया है कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देता है तो गवर्नमेंट उनको ही सीधा गायब करवा देते हैं। सो ये सब चीज़ें जो चल रही है वो रॉन्ग चल रही है, इनको बेटर करना चाहिए। चैलेंजेस है ये सब अफ्रीकन यूनियन के लिए। आफ्टर दैट यूएनएससी, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अगर आप देखें तो उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं, या फिर हाँ जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें अफ्रीका के कोई भी कंट्री नहीं आते हैं। तो ये जो चीज़ है इसके लिए इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है अफ्रीका को कि एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीज़ हो, या फिर अफ्रीकन यूनियन को ही यूएनएससी में रखा जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में इसको भी रखा जाए। बिकॉज एक कॉन्टिनेंट है जिसके कोई भी मेंबर नहीं है, फिर वहीं कुछ कॉन्टिनेंट्स है जिसके 2-3 मेंबर्स हैं। सो ये जो चीज़ चल रही है ये क्या होता है, इससे जो एबिलिटी है, जो अपने ग्रोथ की एबिलिटी है वो लूज़ कर रहा है अफ्रीका। आफ्टर दैट हम देखते हैं इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस कैसे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको पढ़ना है। एंड सबसे पहले चीज़ जो आती है इसमें वो होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया एंड अफ्रीका का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एंड यहाँ दोनों कंट्रीज़ जो हैं, अफ्रीका हो गए या इंडिया हो गए, दोनों एक साथ मिलकर वर्क्स कर रहे हैं इन सब इन इन एरियाज़ में।
कॉमन जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इनके, लाइक यूएन रिफॉर्म्स लाने हैं इनको। इंडिया भी चाहता है यूएनएससी में खुद का एक प्लेस, और अफ्रीका भी चाहता है। सो दोनों एक दूसरे के लिए वोट करें, दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो शायद दोनों कंट्रीज आ सकते हैं इसमें। आफ्टर दैट काउंटर टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम देख ही रहे हैं सेम वही चीज़ें कूप्स वगैरह के तरीके से अफ्रीका में भी हो रहे हैं। पीस कीपिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, हर एक कंट्री फेस कर रहा है, तो अफ्रीका भी फेस कर रहा है और इंडिया भी फेस कर रहा है। इसमें इनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस में दोनों वर्क कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स जो है इंडिया की, वो काफ़ी अच्छी चल रही है अफ्रीका के साथ। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का इंडिया। इंडिया जो है वो अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो दोनों की जो इकोनॉमिक कॉपरेशंस हैं वो बेटर चल रहे हैं। इस तरीके से भी अफ्रीका इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट सपोर्ट इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये जो एक इनिशिएटिव आया था आई टेक, इसके हिसाब से, इसके चलते जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो इंडिया है, उसने कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे अफ्रीका का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट करा उसने। और उस टाइम पर जो भी मेडिसिन बहुत ही रेयर थी, जो मिल नहीं रहे थे, फिर भी इंडिया ने काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को वो मेडिसिन को सप्लाई करा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया या फिर पैरासीटामॉल हो गया, ये सारी जो मेडिसिन थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गई थी और मिल नहीं रहे थे। इनका प्रोडक्शन कम हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया था सेम, बट एक्सपोर्ट करा इंडिया ने। वो एक समझ लीजिए एक जो समय था, जो एक प्रॉब्लमेटिक टाइम था, उस टाइम पर इंडिया ने साथ दिया अफ्रीका का। आफ्टर दैट बोथ साइंड MOUs, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट है ये तीनों। MOU ऑन कॉपरेशन इन यूथ अफेयर्स, फिर इसके बाद कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में MOU साइन करे हैं इन्होंने। आफ्टर दैट वीज़ा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेट्स ऑफिशियल। यहाँ पर क्या करते हैं इन डिप्लोमेट्स, लाइक एक इंस्टीट्यूशन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विसेज। यहाँ पर 15 या फिर ऐसे हर ईयर अलग अलग नंबर में, लाइक किसी ईयर 15, किसी ईयर 20 ऐसे बैचेस अनाउंस करती है इंडिया फॉर अफ्रीकन जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनको डिप्लोमेसी सिखाने वगैरह के लिए, समझाने के लिए। सो ये एक इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, MOU साइन करके उनको यहाँ पे बुलाया गया है। आफ्टर दैट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस। सो सॉरी, हाँ, एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज देखिए अफ्रीका है तो एक बड़ी कंट्री, बट वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हो पाता है, बिकॉज अभी उतना डेवलप नहीं है वहाँ की कंट्रीज़। वहाँ पर जो एग्री आउटपुट है वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में आता है रिलेटेड टू द जो भी वहाँ का एरिया है, फील्ड है। और इसमें क्योंकि इसमें इंडिया बहुत ही आगे है, इसका जो भी आउटपुट है इंडिया का वो बहुत ही बेटर है, इंडिया की एक्सपर्टीज़ इन सब में बहुत ही बेहतर है। सो यहाँ पर इंडिया अगर अफ्रीका को कॉपरेट करता है, उनके लिए उनके एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे सकता है उनको। और इंडिया चाहे तो अपने फ़ायदे की चीज़ें भी अफ्रीका में उगवा सकता है, उनको बता सकता है, उनको एक्सपर्टीज़ सिखा सकता है। सो कंपैटिंग न्यू कॉलोनिज्म, देखिए इंडिया और अफ्रीका, मोस्टली जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक प्रॉब्लम थी, लाइक इन्होंने पहले ये कॉलोनीज़ हुआ करते थे। सो कुछ टाइम बाद जब इनका डीकोलोनाइजेशन हुआ, सो इनको अपना क्या एक अलग स्टैंड बनाना था, अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनानी थी, जिसके लिए इनको क्या करना था कि खुद को डेवलप करना था, अपनी एक अच्छी खासी डिप्लोमेसी बनानी थी, सो दैट कि ये पूरे वर्ल्ड में काउंट हो सके। क्या होता है कई स्टेट्स फॉर्म हो जाते हैं बट उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, जो बड़े स्टेट्स होते हैं, बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो छोटी कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं। सो इनका एक खुद का स्टैंड बनाना था, इनको खुद को दिखाना था कि हाँ हम भी एक कंट्री हैं, हम भी आगे जा सकते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो। सो इन्होंने न्यू कॉलोनाइजेशन को भी कम्बैट करना है। लाइक क्या होता है कि जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं, बड़ी कंट्रीज़ क्या करती है, उनका जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोलती हैं हम इतने पैसे आपको देंगे, फिर आप ये डेवलप कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। फिर क्या होता है जब वो कर्ज में डूब जाते हैं बुरी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ उनका फ़ायदा उठाते हैं। सो ये जो फॉर्म है ये न्यू कॉलोनिज्म का फॉर्म है, इनको कम्बैट करना है। चाइना हैज़ बीन एक्टिवली परसुइंग चेकबुक्स एंड डोनेशन डिप्लोमेसी। चाइना कर रहा है ऐसा सब अफ्रीका में। सो उसको इन सब चीज़ों से बचाने का एक तरीके से जिम्मा जो है वो इंडिया पर है। इंडिया फोकसेस ऑन बिल्डिंग लोकल कैपेसिटीज़ एंड इक्वल पार्टनरशिप विद अफ्रीकन एंड नॉट मेरली विद अफ्रीकन एलिट कंसर्न। यहाँ पर इंडिया क्या करता है कि वो एक कॉपरेशन चाहता है, बट जो चाइना है वो अपनी एक तरीके से अपने को उनके ऊपर डोमिनेट करना चाहता है।
ये रॉन्ग है। यहाँ पर चाइना बचा सकता है, यहाँ पर इंडिया बचा सकता है अफ्रीका को। प्रिवेंटिंग ग्लोबल राइवलरीज, यहाँ पर क्या है कि इन रिसेंट ईयर्स क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो प्लेयर्स हैं वो अपना इंगेजमेंट अफ्रीकन स्टेट्स के साथ अच्छा कर रहे हैं। सो अगर इंडिया अपने रिलेशंस, इस अपॉर्चुनिटी को जाने देगा, अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखेगा, सो शायद आगे आने वाले टाइम में एनर्जी, माइनिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब मामलों में अफ्रीका और इंडिया के रिलेशंस बेटर नहीं रह जाएंगे। सो अभी की जो अपॉर्चुनिटी है उसे इंडिया को समझना चाहिए, उसे इंडिया को फॉलो करना चाहिए, सो दैट कि एनर्जी, माइनिंग या फिर इन सब चीज़ों के जो फ़ायदे हों वो इंडिया को मिल। नेक्स्ट हम कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख लेते हैं जिन पर अफ्रीका को वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो अफ्रीकन यूनियन हो इसको वर्क करना चाहिए। कुछ ऐसे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। एयू शुड अंडरमाइन रूल ऑफ लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, कोई टीम है, अगर उसमें कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ फॉलो करवाने वाला ही नहीं है, सो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर इनडिसिप्लिन चीज़ें हो जाएंगी। सो अफ्रीकन यूनियन में सेम वही चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सो जो ये अफ्रीकन यूनियन है, यहाँ पर क्या इनको एक रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना चाहिए। वहाँ पर लोगों को बताना चाहिए, कंट्रीज़ को बताना चाहिए कि आपको ये लॉज फॉलो करने ही होंगे। इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। देखिए डेवलप तो कर रहे हैं इन सभी, बट रूल ऑफ लॉ इन सब चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। लाइक अगर हम सारी एनर्जी, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, वो इतने बुरी तरीके से उनका खपत कर रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच ही नहीं रहे हैं। सो ये चीज़ जो है वो गलत है। हमें जो भी चीज़ें यूज करनी चाहिए, रिसोर्सेज जो भी हैं उनका यूज़ सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। एंड पॉवर्टी एंड हंगर के इरेडिकेशन में भी रूल ऑफ लॉ हेल्प कर सकता है, अगर मान लीजिए सब एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ रहेंगे तो। लीडर्स वुड एड्रेस द प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन, मिसाइल एंड इनसिक्योरिटीज़। ये सारी जो चीज़ें हैं, मिस रूल है, सॉरी ये मिसाइल नहीं है, ये मिस रूल है। सो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको लीडर्स जो हैं, जो कूप लीडर्स हैं, उन सबको क्या ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए और सॉल्व करने के तरीके भी ढूंढने चाहिए, सो दैट कि सिविलियंस जो है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो एक बेटर लाइफ जी सकें। और इसके लिए अगर वो चाहें तो अपने सिविलियंस का हेल्प भी ले सकते हैं, उनका इंटरफेरेंस भी ले सकते हैं। स्टेट्स शुड यूज़ देयर नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो देयर इकोनॉमीज एंड एम्पावर देयर सिटीजन्स। यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इनको जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का, अपने सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमीज़ को अपने ग्रो करने के लिए। ये सारी चीज़ों में इनको बेटर तरीके से वर्क करना चाहिए। कलेक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ will improve Africa's standing as a global actor। देखिए अगर आप इंडिविजुअल तरीके से सोचेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताती आई हूँ, अगर आप इंडिविजुअल तरीके से सोचेंगे तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉरिश कर ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म करे, आपकी जो टीम है वो बेटर परफॉर्म करे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक कलेक्टिव सोच रखनी होगी, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि हम सबको एक साथ जुट कर आगे जाना है, ये वाला टाइप का की भावना रखनी होगी। सो यही चीज़ अफ्रीकन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ तो बस G20, कहीं कहीं तो सिर्फ 20 मेंबर्स हैं, फिर भी वो कलेक्टिविटी के लिए सोच रहे हैं। और आप सोचो कि 55 मेंबर्स हो और आप क्या क्या कर सकते हो, कितने बड़े परिवर्तन आप ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, फिर भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बटे हुए हो। सो ये जो है वो रॉन्ग है। हर एक कलेक्टिव तरीके से सोचिए और अपनी जो यूनियन है उसको आगे बढ़ाइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हुई हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।